और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते, देखिए संसद परिसर में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग उनकी तरफ से की गई। एनडीए सांसदों ने केजरीवाल के नारे भी इस दौरान लगाए। केजरीवाल चुप्पी तोड़ो के नारे इस दौरान एनडीए सांसदों की तरफ से लगाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जब संसद परिसर में एनडीए सांसदों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग लगातार वो करते हुए नजर आए। एनडीए सांसदों ने इस दौरान केजरीवाल के नारे भी लगाए, केजरीवाल चुप्पी तोड़ो के नारे भी लगाए गए उनकी तरफ से। तो पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एनडीए सांसदों का ये प्रदर्शन, फिलहाल देखिए ये तस्वीर उस दौरान की है जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, उससे कुछ देर पहले की तस्वीरें जब एनडीए सांसदों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और पंजाब सरकार को घेरती हुई एनडीए के तमाम सांसद यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। राहुल लाल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही संदीप मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल सर और संदीप मिश्रा सर, आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर लाइफ टाइम्स पर। और राहुल लाल सर, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी, अब तो देखिए सवाल विपक्ष की मंशा पर भी उठने लगे हैं। वो विपक्ष जो छात्रों के साथ खड़ा हुआ नजर आया, राहुल गांधी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, छात्रों के मुद्दे को उठा रहे थे। जब चर्चा की बात आती है तो हंगामा विपक्ष का शुरू हो जाता है। आज ये सोचा जा रहा था, क्योंकि कल तो बातचीत हो गई थी ना तमाम फ्लोर लीडर से, तमाम सांसदों से, ओम बिरला की तरफ से, और उनको ये भी कहा गया कि आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा चर्चा में। तो फिर आज हंगामा क्यों? देखिए, मुझे लग रहा है कि विपक्ष अभी भी छात्रों के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है और इसके पीछे कई बड़े कारण मुझे दिखाई दे रहा है और हमें लग रहा है कि 2 बजे से जो ये गतिरोध है वो बिल्कुल टूट भी जानी चाहिए। नंबर 1, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य रात्रि में वो आए थे और आपको याद है कि उसने इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड तोड़ दिया था, उस जो है कि रील ने जो है वो विश्व रिकॉर्ड बनाया उस रील में। और उस रील में स्पष्ट तौर पे कहा गया था, दिन में भी कहा गया था और उस रील में भी कहा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से बड़ी त्वरित तौर पर सुनवाई की स्थिति बनेगी। अब ये कितनी बड़ी घोषणा थी, स्वागत हुआ उस घोषणा का, तभी तो फेसबुक से इंस्टाग्राम तक हर तरफ तहलका मचा दिया उनके इस संवाद ने। लेकिन कल हम लोगों ने देखा कि जब पहली बारी फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई की स्थिति आई, वहां पे सीबीआई की तरफ से जो सरकारी वकील जिनको जाना था वो वहां पे नदारद रहे। अब मामले की सुनवाई फिर से टल के 3 अगस्त पहुंच गई। तो ये जो सिस्टम है, क्या सिस्टम जो दावा और वादा कर रहा है, क्या वो उस वही गंभीरता उनके कामों में दिख रहा है? आपको याद होगा जब जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने पहली बार रील बनाई थी मध्य रात्रि में, उस समय जो शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा सचिव थे उनका भी वहां पे तबादला कर दिया गया था और जो नए उच्च शिक्षा सचिव लाए गए, अब उनको किसी ऐसे पाक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को लाना चाहिए जिनके ऊपर खुद आरोप है गंगवार जी के ऊपर कि 1,16,00,000 का उन्होंने जो है कि बागवानी बोर्ड में रहते हुए वो उन्होंने अपने ही परिजनों को जो है कि खीरे वाला का जो सब्सिडी होता है, खीरे के उत्पादन का, वो सब्सिडी उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को दिलवा दिया था। अब ऐसे तो आप शिक्षा सचिव बना रहे हैं, तो ये सरकार वास्तव में कितनी गंभीर है? अभी प्रियंका गांधी कह रही थी कि जिस तरह से देखिए सरकार ने एक तरफ से छात्रों के दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा स्वीकार किया, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान जी संसद भवन के भीतर आते हैं तो उनका बहुत जोरदार भव्यतम ढंग से उनका स्वागत किया जाता है। दूसरी चीज की देखिए, एक बड़ा गंभीर मामला जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, हम लोग लगातार कश्मीर में देखते थे कि पैलेट गन का प्रयोग होता था। जब दिल्ली में शुरुआत में कहा गया, दिल्ली पुलिस ने इनकार किया, अब तो आरएएफ ने मान भी लिया कि हाँ उसके किसी जवान ने जो है कि पैलेट गन का प्रयोग किया। तो जो पैलेट गन कभी आतंकवादियों के विरुद्ध प्रयोग हो रहा था, दिल्ली में प्रयोग हुआ और बिहार में हम लोगों ने अलग ही एक चीज देखी कि AK-47 का प्रयोग जो है कि छात्रों के विरुद्ध किया जा रहा है वहां पे। कभी भी कश्मीर जैसे आतंकवादी वाले जगहों पे भी जहां पे कि सामान्य युवक पत्थरबाजी करते थे, जिनको लेके पूरे देश भर में राजनीति होती थी, उनके विरुद्ध भी हमारे सुरक्षा बल जो है गलत बात हो रही है। अब हम लोग को डर है, जिस तरह राहुल गांधी जी को पीटा प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे में पुलिस बैठ करके गुंडाई कर रहा है, सारे परिवार को अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, 47 से मार रहा है। जो कश्मीर में कभी गोली चलती थी उसको यहाँ चलवा रहा है। अब देख नहीं रहे हैं भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है भैया। यहाँ पर कल आप धर्मेंद्र प्रधान का नहीं देखे, भ्रष्टाचार।
तो देखिए, विपक्ष भी अब लगातार हंगामा करता हुआ संसद परिसर में नजर आ रहा है। ठीक है लाल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप मिश्रा सर का भी एक बार मैं रिएक्शन ले लेती हूं। संदीप सर, जो मेरा सवाल था और राहुल लाल सर जो कह रहे थे, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये तमाम तस्वीरें जिस तरह से हंगामा कर रहा है विपक्ष, ये तो छात्र भी देख रहे हैं। क्या वो सवाल नहीं उठाएंगे कि अब ये जो बिल लाया गया है उस पर मौका था विपक्ष का अब सरकार से जवाब लेने का, और चर्चा होने भी जा रही थी और विपक्ष लगातार हंगामा भी कर रहा है? देखिए, पूरी जो विरोधाभास हम देख रहे हैं सदन के अंदर और सदन की कार्यवाही नहीं चलने पा रही है, उसका मुख्य कारण है क्रेडिट वार। क्रेडिट वार क्यों? क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का, तो वहां पर भी विपक्ष एक उम्मीद में था कि हमें इसका क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सीजेपी के लोगों ने एक तरह से कहें डायरेक्ट कम्युनिकेट किया गवर्नमेंट के साथ, बिचौलिए की मतलब मनाही कर दी उस मामले में, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को निराशा हाथ लगी। अब दूसरी बात, एक चीज सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में, अगर आप देखें तो सुषमा स्वराज का एक वीडियो आ रहा है जिसमें कि वो सदन के अंदर विपक्ष के लोगों को सपोर्ट कर रही हैं अपनी बात रखते हुए, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था। क्या इस तरह की पहल नहीं हो सकती है सरकार की तरफ से कि हम विपक्ष के लोगों को और विपक्ष की तरफ से भी इस तरह की पहल की दोनों लोग मिल करके इस बिल को पास कराएं? तो कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति जो पैदा हो रही है, क्रेडिट लेने की लड़ाई है, और क्रेडिट लेने की लड़ाई में ही यह विरोधाभास दिख रहा है। नहीं तो अगर यह बिल पास तो होगा ही, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस बात के लिए नहीं कहेगा कि ऐसा बिल नहीं पास होना चाहिए। हर कोई चाहता है पेपर लीक के विरुद्ध जो है कड़ा कानून सदन के अंदर पास हो, हर पार्टी चाहती है, लेकिन अभी नहीं चाहती है विपक्ष खास करके, क्योंकि अगर इस समय बिल पास हो गया और विपक्ष के सहयोग से ही पास हो गया तो भी क्रेडिट जो है सत्ता पक्ष ही ले जाएगा। और शायद इसी डर के नाते जो है चाहता नहीं है विपक्ष की यह कानून खासकर इस सत्र में पास होने पाए और इस सत्र में इस पर चर्चा हो नहीं पाए। क्योंकि अगर इस सत्र में पास करा लिया, मान लीजिए कि अखिलेश जी को पूरी सदन में क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी दे दें, केजरीवाल जी को दे दे, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को दे दे, तब भी यह माना जाएगा कि यह सरकार की जीत है, सरकार ने कानून पास करा लिया और विपक्ष के हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यह सत्र तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से विपक्ष अपनी कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आएगा जिसमें वह सरकार को सहयोग करे। देश में बार बार पेपर लीक के मामले सामने निकल कर आए, जिसकी वजह से करोड़ों युवाओं के छात्रों का जो भरोसा है वो टूट गया है। क्या ये जो नया बिल है जो कल पेश किया गया, उससे ये भरोसा क्या वापस लौट आ पाएगा क्या सर, या फिर ये भी एक सख्त कानून बनकर ही रह जाएगा? सर, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, बड़ा गंभीर सवाल है आपका। आपको याद होगा कि वर्ष 2024 में भी एक कठोर कानून इसी सदन में यहीं पे पारित किया गया था। और बाद में तमाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार उस कानून को रेखांकित करते हुए कहा भी कि बहुत कठोर कानून आया है और दोषियों के ऊपर अब इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा 2024 में भी पेपर लीक हुए, उसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया, हालांकि पेपर पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन फिर 26 में स्थितियां क्या हुई वो हम लोग देख रहे हैं। देखिए, 2024 के तुलना में भी जो नया कानून है 2026 में, वो एक काफी कठोर कानून है। पहली चीज तो ये है। लेकिन महत्वपूर्ण मामला ये है कि जो आपने सवाल पूछा कि कानून का कागज पे कठोर होना और कानून का जमीन पे क्रियान्वित होना, अब वो निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर। सबसे पहले तो ये कानून अभी चूंकि इसके पहले चर्चा ये हो रही थी कि विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है तो क्या इस मानसून सत्र में ये कानून पारित होगा या नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ हंगामे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग से इसी मानसून सत्र में ये कानून जरूर पारित होगा। कानून तो पारित होगा और कानून एक कठोर कानून है भी पहले से। लेकिन मुश्किल यही है, आपने हम लोगों को याद है निर्भया के समय में यहाँ पे महिलाओं से संबंधित काफी कठोर कानून इस देश में पारित किए गए, लेकिन जमीन पे वो लागू नहीं हो पाता। इसलिए मैंने शुरुआती खंड में कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की पूरी व्यवस्था अब इस कानून के भीतर भी होगी, प्रधानमंत्री जी की घोषणा में भी दिखी। लेकिन जब कल जमीन पे उसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी हुई तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा विपक्ष को कि विपक्ष अभी जितना सक्रिय है यहाँ पे, और सत्ता पक्ष को भी, कि आप केवल कानून, सख्त कानून बना के आप मत रह जाइए। आप वो कानून जमीन पे कैसे क्रियान्वित हो, आपकी एजेंसियां, आपके अधिकारी, आपके तमाम लोग, सिस्टम उसको किस रूप में रिस्पॉन्स करता है, उसके तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। और विपक्ष को भी, कि विपक्ष अभी तो ये मुद्दा है तो इस मुद्दे के साथ वो गंभीरता के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भविष्य में भी इस मुद्दे के ऊपर काफी तेजी से इसी रूप में पैनी नजर रखना। और थोड़ी भी गड़बड़ी हो तो विपक्ष का जो लोकतंत्र में काम होता है कि वो लगातार एक विसिल ब्लोअर का मामला सरकार के ऊपर, सरकार से कोई कमी हो जाए तो उसके ऊपर दबाव बनाए कर रखने का मामला, तभी ये संभव है। अन्यथा हमें लगता है कि पेपर लीक गिरोह इस देश में काफी मजबूत हो चुका है वो, और वो इन प्रकार के कानूनों से नहीं डरता है।
लेकिन अब उन लोगों को समझना चाहिए कि देश की युवा शक्ति इस समय काफी ज्यादा आक्रोश में है और अब संभवतः सरकार के ऊपर भी भारी दबाव होगा और उनको इस प्रकार की गतिविधियों से उनको रोक लगानी पड़ेगी। तो ये हमें लग रहा है कि केवल कानून सख्त बनाने से लाभ नहीं है, कानून का सख्त क्रियान्वयन कैसे हो उसके ऊपर जो है कि वो सबों को ध्यान रखना पड़ेगा। कानून काफी प्रैक्टिकल आधार पे हो। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जो सदन में मामला उठा रहा है उसके दो पहलू है। विपक्ष इस कानून का कहीं से विरोध नहीं कर रहा है। इसी मानसून सत्र में मैं फिर से कह रहा हूं कि यह कानून जरूर पारित भी होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार अगर कोई किसी भी स्तर पे कहीं पे हुई, AK-47 जैसे हथियारों का प्रयोग हो गया, कहीं पैलेट गन चल गया, जिसने AK-47 हथियार का प्रयोग किया बिहार में उसको तो मान लीजिए सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन दिल्ली में जहां पे पैलेट गन का प्रयोग हुआ और एक छात्र शाहिल नामक छात्र जो है कि वो उसकी आंख की रोशनी जाने की काफी संभावनाएं जताई जा रही है। तो वो निर्णय किसने ले लिया, इस प्रकार का निर्णय? क्योंकि ये आदेश दिए नहीं गए थे, लेकिन इस प्रकार के आदेश क्रियान्वित हो गए। उस प्रकार के दोषियों को ढूंढने के लिए और उनके ऊपर भी जिम्मेवारी तय करने की बड़ी गंभीर जिम्मेवारी है इस समय सरकार के ऊपर। हमें लग रहा है कि इस प्रकार के कुछ कदमों की अगर घोषणा होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो एक अविश्वास की खाई है, वहां पे विश्वास की कुछ रेखाएं बनेंगी और जब विश्वास की रेखाएं बनेंगी तो एक मजबूत केवल कानून बनेगा ही नहीं। नहीं राहुल सर, देखिए यही तो विपक्ष मांग कर रहा था, यही मुद्दा उठा रहा था। कल भी हमने देखा जिस वजह से 4 बार जो कार्रवाई है वो स्थगित हुई। जवाब लेने की कोशिश लगातार विपक्ष करता हुआ नजर आया, चाहे हम AK-47 जो सिवान में हमने देखा गन का इस्तेमाल किया गया, दूसरी तरफ पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और आज भी जब कार्रवाई शुरू होती है तो इसी मुद्दे को उठाया जाता है। हालांकि संदीप सर, मैं आपके पास आऊंगी। ओम बिरला की तरफ से कल जो फ्लोर लीडर्स थे, विपक्षी फ्लोर लीडर्स थे, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि चर्चा के बीच में ही सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, लेकिन चर्चा शुरू तो हो, लेकिन वो भी आज नहीं हो पाया। लेकिन इससे दरअसल जब इस बिल की मैं बात कर रही हूं, जिस तरह से राहुल सर ने कहा, बिल तो इससे पहले भी कई चीजों में आ चुके हैं ना, इंप्लीमेंटेशन उनका किस तरह से होता है, धरातल पर हो पाता है या फिर नहीं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सरकार देखिए संशोधन करके फिर से ये बिल तो पेश कर दिया गया है, लेकिन ये किस तरह से धरातल पर उतरेगा, अब जो कहा जा रहा है इसमें वो सही तरीके से आगे बढ़ता है या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। और यही सवाल उठाया जा रहा है कि बिल तो पहले आ चुके हैं, उससे हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले तो एक ये अच्छी बात यहाँ आपके स्टूडियो में हो रही है। हम और राहुल लाल बहुत सारी बातों पर सहमत नहीं होते हैं, हम दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन बात एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे की टोका टिप्पणी करते तो शायद कोई भी बात इस स्टूडियो में नहीं हो पाती, और यही आज सदन में हो रहा है। अगर सब लोग बैठें, बात करें, तो शायद एक ऐसा कानून बनेगा जिससे कि हर समस्या का समाधान निकलेगा। इस मामले में देखिए, राहुल भाई ने कहा कि भाई कानून तो बन जाएगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? इंप्लीमेंटेशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि न्यायालय का काम न्यायालय करती है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है। सरकार केवल कानून पास कर सकती है, सदन केवल कानून पास कर सकता है। अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपके दर्शकों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा। हम जब न्यायालयिक प्रक्रिया देखते हैं तो जज साहब होते हैं, प्रोसिक्यूशन होता है, डिफेंस का लॉयर होता है और स्टेनो होता है, रीडर होते हैं, बहुत सारे कोर्ट स्टाफ मिलकर के न्यायालय की कार्यवाही शुरू होती है, और उसमें से कोई भी अगर नहीं आया है तो उसमें डेट लग जाती है मामले में। तो एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें न्यायालय में डेट मिलने की गुंजाइश कम से कम। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, शायद आपके दर्शक इस बात को सुनकर के सहमत होंगे। दिल्ली मेट्रो के खिलाफ मेरा एक मामला था, मैं पेशे से वकील भी हूं तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दिल्ली मेट्रो के खिलाफ एक मामला था। पहली ही डेट पर दिल्ली मेट्रो के अधिकारी, दिल्ली प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, DDA के अधिकारी सारे VC हियरिंग पर उपलब्ध थे। मतलब नोटिस होने के पहली डेट की जो हियरिंग थी उसी पर सारे लोग वर्चुअल थे। मतलब DM साहब अपना काम कर रहे थे लेकिन वर्चुअली अवेलेबल थे, MCD के लोग अपना काम अपने ऑफिस में कर रहे थे लेकिन वर्चुअली अवेलेबल थे। तो इस तरह से एक वर्चुअल कोर्ट का भी इसमें कॉन्सेप्ट रखा जाए और कम से कम 2 स्टेनो कोर्ट में रखा जाए और DV बेंच बनाई जाए। एक न्यायाधीश के भरोसे इसकी ट्रायल न रखा जाए। मतलब एक जज साहब नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डेट लगेगी, जो दूसरे वाले जज साहब आ रहे हैं वो उस मामले को आगे सुने। मेरा ये सजेशन है, सरकार तक अगर पहुंचता है तो शायद बेहतर होगा। तो जांच 2 महीने में आप कर लेंगे, लेकिन अगर एक ही जज के सामने आप रख देंगे और कल को वहां पे कोई हाईकोर्ट जज का प्रोग्राम हो गया या कुछ ऐसी चीज हो गई जिसके चलते पर्सनल प्रॉब्लम के चलते जज साहब नहीं है, तो 2-3 डेट ऐसे लग जाएगी। तो जो हियरिंग
जेन्युइन क्या प्रोसेस हो कि वकील साहब का कोई बहाना ना चले, कोर्ट स्टाफ का कोई बहाना ना चले और प्रोसिक्यूशन के लोगों का कोई बहाना न चले। तो एक ऐसा सिस्टम रखा जाए जिसमें न्यायालय में आने की आवश्यकता की बजाय जहां कहीं हो आप बैठे वहीं से आपकी जवाबदेही तय की जाए। अगर आप अंडमान में बैठे हो, पोर्ट ब्लेयर में बैठे हो, तो भी आपको कोर्ट में जवाब देना पड़े। तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम विपक्ष सरकार के सामने सलाह देता है तो निश्चित ही सरकार को इस पे सोचना चाहिए, जिससे कि बचाव न हो किसी के पास, इस मामले को लंबा खींचने का किसी के पास विकल्प न बचे। तो सरकार को इन सब बातों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि कंस्ट्रक्टिव चर्चा अगर होगी तभी ये सब बातें सरकार के सामने आएंगी। और मुझे बड़ी उम्मीद लग रही है, जिस तरह से राहुल भाई कह रहे हैं कि इसी सत्र में पास होगा, तो निश्चित ही देखते हैं 2 बजे हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ एक सकारात्मक चर्चा होगी और उसमें ये सब बातें निकल करके आएंगी। जी बिल्कुल संदीप सर। अब राहुल लाल सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप भी कह रहे थे और संदीप सर भी आपकी बात से सहमत नजर आए, बिल तो देखिए पास हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से हम चर्चा की बात कर रहे हैं, और मैंने शुरुआत में विपक्ष की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए, क्योंकि जिस तरह से हंगामा कर रहा है, शायद होना ये चाहिए कि चर्चा की इस पर शुरुआत हो। विपक्ष अगर अपने सवाल रख रहा है तो सरकार उस पर जवाब दे, कुछ संशोधन इसमें चाहता भी है, कुछ चेंजेस चाहता भी है, सरकार उसे सुने, लेकिन अच्छी तरह से इस पर चर्चा शुरू तो हो। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जो समस्या है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो दूरी बनी हुई है। देखिए, भारत में ऐसा तो नहीं है कि अभी मोदी जी की सरकार है, उसके पहले मनमोहन सिंह जी थे, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। वहां से तो मैं लगातार एक तरह से संसदीय राजनीति को बड़ी करीब से पत्रकार के रूप में देख रहा हूं। तो तब भी उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जब होते थे और जो विपक्ष होता था, उसके बीच में कहीं न कहीं एक सहमति बनती थी, क्या-क्या मुद्दे हैं, और हल्ला हंगामा भी होता था, लेकिन अंततः फिर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये था ही नहीं। मनमोहन सिंह के पीरियड में भी बहुत ज्यादा हम लोगों ने देखा है, तमाम घोटाले के ऊपर सदन की कार्रवाइयां नहीं चल पाती थी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विश्वास की एक डोर थी। वो डोर इस समय कहीं न कहीं टूटी हुई है। तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, सरकार के लोग हैं, उनकी ये पूरी जिम्मेवारी बनती है कि अगर वो छात्रों के मामले को लेकर बेहद गंभीर है, बेहद संजीदा है, तो फिर उन्हें पूर्णतः एक तरह से विपक्ष को पहला तो विश्वास में लेना चाहिए। विपक्ष के देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, हो सकता है कि आज सदन 2 बजे के कार्यवाही में जो है कि गंभीर रूप से चर्चा शुरू हो जाए, या हो सकता है कि 2 बजे वाले में भी कहीं हल्ला हंगामा हो जाए, तो वो फिर और कुछ देर से शुरू हो या कल से शुरू हो। मैं अभी भी मानता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर मानसून सत्र में जरूर इस कानून को पारित कराएंगे इसे। लेकिन जो मूलभूत सवाल और उठ रहे हैं कि पुलिस की जो बर्बर कार्रवाई है, उसके ऊपर भी मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक ऐसा पॉजिटिव जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से या पॉजिटिव संकेत आने चाहिए। जैसे कल एक बड़े अच्छे संकेत आए, बिहार सरकार ने घोषणा की कि तमाम जो एफआईआर है वो वापस लिया जाएगा, बिल्कुल पत्र सामने में आया। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी घोषणाएं आई। तो जो छात्रों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक समझौता हुआ था, वो कल धरातल पे क्रियान्वित होता हुआ भी दिखा। लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं, जो एक हद से ज्यादा जो एक प्रयोग हुआ, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग हुआ, उन जिम्मेवारों के ऊपर क्या कार्रवाई करने की रूपरेखा सरकार रख रही है, थोड़ा उसे भी रख दे तो हमें लग रहा है कि विपक्ष की काफी आशंकाएं दूर हो जाएंगी। तो ये कुछ हो सकता है कि अभी 2 बजे तक में हम लोगों को कुछ ऐसी गतिविधियां हम लोगों को दिखे भी, क्योंकि कल से अब तक में कई सारी स्थितियां परिवर्तित हो चुकी हैं अब तक में। तो ये दोनों पक्ष कहीं न कहीं एक मीटिंग पॉइंट पे आएंगे और ये एक मजबूत कानून देश को मिलेगा। लेकिन जैसे कि अभी वो काफी अच्छा सुझाव दिया यहाँ पे संदीप जी ने कि जब न्यायपालिका है वो अपना जिम्मेवारी तय करेगी, लेकिन उसमें मामला टले नहीं, उसके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि कल पहले हियरिंग में जो है वो सीबीआई के जो जज, जो वकील महोदय थे, वो जो है कि उसमें अनुपस्थित हो गए। अब वो सोचिए कि 27 जुलाई से सीधे हियरिंग का डेट जो है वो 3 अगस्त पहुंच गया। वो तो अनावश्यक ही मामला लंबा टल गया, और वो भी तब लंबा टल गया जिसमें पूरे देश और दुनिया की निगाहें इन मामलों के ऊपर है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, और कानून में भी इस प्रकार के प्रावधान जो है होने चाहिए इसमें। बिल्कुल, लेकिन नहीं राहुल सर, मैं फिर यही कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए गए हैं। संदीप मिश्रा सर, देखिए हमने देखा बिहार में जो छात्रों पर एफआईआर हुई थी वो वापस ली गई है। बाकी राज्यों से भी जो जानकारी वो मिल रही है कि एफआईआर जो है छात्रों पर से वापस ले ली गई है। दूसरी तरफ जब हम AK-47 सिवान का जो मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है, वहां पर भी हमने देखा जो सिपाही है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। दिल्ली में भी जिसकी तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उस पर भी कार्रवाई हुई है। एक प्रोसेस होता है, एक झटके में सारी चीजें नहीं हो जाती है, लेकिन विपक्ष तो इस मुद्दे को पकड़कर ही बैठ गया है। मैं उसी को लेकर सर लगातार ये बात कर रही हूं कि शुरुआत तो हो, ऐसा नहीं है बाहर तमाम चीजें हो नहीं रही हैं, लेकिन आप एक ही चीज को पकड़कर बैठे रहेंगे तो फिर
चर्चा कहां जाती हुई नजर आएगी ये तो पता ही नहीं चलता है सर। दूसरी तरफ सर इतर मैं इस बिल को लेकर भी संदीप सर आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह के प्रावधान अब किए गए हैं, अब क्योंकि सरकार कह रही है, दावा कर रही है कि जो नया बिल कानून लाया जा रहा है उससे लगाम लगेगी पेपर लीक के मामलों पर, लेकिन क्या सिर्फ सजा बढ़ाने से क्या ये मामले रुक जाएंगे क्या सर? ये दोनों ही सवाल सर मेरे, उस पर जवाब दीजिएगा संदीप सर। देखिए, सबसे पहले अदालती व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। मैं कहता हूं अदालती व्यवस्था जो है भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जब गवाहों की लिस्ट 50-60 गवाहों की लिस्ट बन जाती है और मैटर एविडेंस पे आता है, तो एक गवाही कराने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे अदालत के जाते हैं। बोला जाता है, टाइप होता है, मैं आपके सामने व्यवहारिक बातें रख रहा हूं। बोला जाता है, टाइप होता है, फिर साइन होते हैं, फिर क्रॉस करने का मौका दिया जाता है दूसरे पक्ष के वकील को। तो पता चलता है 1.5 घंटे की गवाही होने के बाद फिर जैसे आप कहते हैं अच्छा अब इसमें डेट लगाइए, क्रॉस अगली डेट पे करिएगा, अब दूसरे मैटर में भी मुझे देखना है। तो इस तरह से जो सिस्टम है कि भाई एक ऐसा सिस्टम किया जाए कि जो डेट लेने की सिस्टम है उसको कहीं न कहीं कड़ा किया जाए, जिससे कि अदालतों का जो मामला लटकाने भटकाने अटकाने वाला है उस पे रोक लगे। आप जानते हैं सभी जगह वल्नरेबल विटनेस बॉक्स होता है, हर अदालत में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बना हुआ है, लेकिन सभी जिलों की अदालतों ने ऐसा नहीं बनाया है। दिल्ली में है लेकिन बाकी जगहों पे नहीं है। तो अगर वल्नरेबल विटनेस बॉक्स पूरे भारत भर में बन जाए, गवाह मान लीजिए मुकदमा दिल्ली में चल रहा है, गवाह पटना में बैठा हुआ है, तो पटना में जो वल्नरेबल विटनेस बॉक्स होगा वहीं जाके वो अपनी गवाही दे देगा। तो डिजिटल फ्रेम का उपयोग करके जो आने जाने और ट्रांसपोर्टेशन में ये सब चीजें गवाहों के लिए दिक्कत परेशानी होती है, इन सब पर भी सोचने की जरूरत है। लेकिन अदालत का क्या है कि कोई मीडिया में प्रवक्ता आके बैठता नहीं है, कोई पैनलिस्ट तो आके बैठता नहीं जो अदालतों को ये सब बात बताए या अदालतों की बात को आगे बढ़ाए। और ना ही जो पुराना सिस्टम है हमारे अधिवक्ता समाज का वह इसके साथ एकोमोडेट करने के लिए तैयार है। नए अधिवक्ता तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा डिजिटल युग के साथ जो है एडजस्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो इन सब बातों के चलते हमें अदालती व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। कानून की किताब बना देने से कुछ, मैं इससे दावा कर रहा हूं, आप चाहे जो भी लिख लीजिए, कानून कितना भी कड़ा बना लीजिए, अगर अदालती प्रक्रिया ठीक नहीं होगी तो इसमें भी अगर पेपर लीक के, मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, विपक्ष से ही पूछ रहा हूं, सरकार से भी पूछ रहा हूं, अगर किसी पेपर लीक में 150 गवाह हो जाएंगे तो उनकी गवाही कैसे कराएंगे, कितने समय में कराएंगे? कम से कम 4 साल 5 साल तो गवाही में लग जाएंगे 150 गवाहों की गवाही करवाने में। फैसला कब करेंगे? उसके बाद निचली कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्यूरेटिव पिटीशन, यहां तक पहुंचते पहुंचते जो स्टूडेंट होगा वो अपने बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट को न्याय कहां मिलेगा? तो न्याय अगर देना है तो कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि डेट लेने की प्रक्रिया या जो अदालतों में अजरमेंट होता है उसको किसी तरह से रोका जाए। और इसी कानून के लिए नहीं, सभी के लिए यह चीज होनी चाहिए कि भाई अदालत को इतना अपग्रेड करिए, हाईटेक करिए कि जो डेट लेकर के वकील निकल जाते हैं या दूसरा पक्ष निकल जाता है, दोनों के लिए ही इतना आसान ना हो। और एक दूसरी बात जो अभी आप बिहार से तुलना करके कह रही थी, बिहार के मामले में और दिल्ली वाले मामले में थोड़ा सा अंतर है। बिहार का विशुद्ध आंदोलन छात्रों का था, तो छात्रों से एफआईआर वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार को भी, सरकार ले भी रही है। लेकिन दिल्ली के मामले में जब फेस रिकॉग्निशन कैमरे से लोग हाईलाइट हुए हैं, और यहां पर अखबार में आज रिपोर्टेड है, मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, 101 एक्यूज ऐसे पाए गए हैं उसमें जिनपे पहले से मर्डर के चार्जेज हैं। तो स्टूडेंट को तो भाई छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को छांटने में, निकालने में, जो कि हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, ऑफेंडर हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। उनको किसी तरह से रियायत स्टूडेंट आंदोलन की आड़ में नहीं मिलना चाहिए और मिलेगा भी नहीं। लेकिन छात्र जो हैं जिनके पास स्टूडेंट आईडी है, कहीं कॉलेज में एनरोल हैं, उनके छांट करके उनके खिलाफ मुझे विश्वास है सरकार कोई नहीं कार्रवाई करेगी। इस पे किसी तरह की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है लोगों को। ठीक है संदीप सर, मैं लौटती हूं आपके पास। राहुल लाल सर, मैं इसी पर आपसे रिएक्शन चाहूंगी जो संदीप सर कह रहे हैं कि वही बात हो जाती है कि इंप्लीमेंटेशन, अगर ये कानून बन भी जाता है, पास हो जाता है, और जाहिर सी बातें पास होगा भी, लेकिन फिर इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? जिस तरह से संदीप सर बात कर रहे थे, इस पर सर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। देखिए, संदीप जी की बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि देखिए हमें अपने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना पड़ेगा। एक तो देखिए 2-3 चीजें हैं कि वहां पे हम लोगों ने उसका डिजिटलीकरण कैसे करना है, उसको उसको उसका प्रयोग, जब डिजिटल इंडिया का नारा लगा रहे हैं तो जुडिशरी में भी उसका प्रयोग होना चाहिए और उसके क्रांतिकारी लाभ होंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि भारत की आबादी काफी ज्यादा है, तो प्रति लाख आबादी के ऊपर हमारे जजेस की संख्या कितनी है, वो संख्या क्या हमने बनाई है उतनी, वो संख्या भी काफी कम है।
कि चूंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जज साहब जब एक किसी का लेंगे फिर उनका अगला केस भी जो है कि उनका वेटिंग होगा, तो वैसे स्थिति में आपको जजेस की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। यही कारण है कि हम लोगों ने पूर्व में देखा है कि भारत में हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर बनाते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जब बन जाते हैं, लेकिन फिर समय के अंतराल के बाद हम लोग देखते हैं कि वो भी फिर कछुए के चाल से ही चलती है। देखने सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ, सामान्य मामले की तुलना में उसमें जो है कि 3 गुना ज्यादा जो है कि निस्तारण हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें जो समयावधि है वो भी फिर भी काफी लंबी है, क्योंकि सामान्य सुनवाई में वो अवधि और लंबी होती है, तो वो एक आंकड़े देखने में अच्छे लगते हैं वो। तो इस जगह पे हम लोगों को जो जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात है, वहां पे फोकस करना पड़ेगा। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ, और ये हर मामले के लिए आवश्यक चीज है। लेकिन एक और चीज जिसके ऊपर ध्यान देना होगा, ये तमाम चीजें की चर्चा हो रही है, जब घटना घट जाएगी तो हम अपराधियों को पकड़ेंगे, लेकिन चूंकि वो तमाम सिस्टम सरकार के पास है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिस्टम को ऐसा फुल प्रूफ बनाइए आप। तो संघ लोक सेवा आयोग भी परीक्षाएं आयोजित कराती है, यूपीएससी एक जमाने में उसके भी पेपर लीक होते थे, लेकिन आज के समय उसके पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। वो भी जो है कि उसमें भी लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराती है यूपीएससी जो है। तो वो अगर वहां पे पेपर लीक नहीं हो रहा है और दूसरे ये एजेंसियां आती हैं और यहाँ पे पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो सरकार में भी मॉडल है, सरकार के भीतर भी, कि आपकी कुछ संस्थाएं प्रीमियम ढंग से काम कर पा रही, लेकिन दूसरी संस्थाएं जो है कि वो फेल हो जा रही हैं। तो जुडिशरी का मामला तो वो तो मजबूत पक्ष है जिसके ऊपर हम लोगों ने इतनी चर्चा की, कानून बनेगा वो सब मामला उसी के ऊपर है, लेकिन उसके पहले ये स्थितियां आए नहीं, आप एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाए, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मैंने शुरुआती बनेंगे बस। ये परीक्षा और राम मंदिर के लिए भी ये परीक्षा होगी? वो सोमवार को होगी। सर आप बोलेंगे ना? राहुल लाल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सर, हम इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बिल लाने से कुछ नहीं होगा। अब चाहे हम भर्ती प्रक्रिया की बात करें, उन भर्ती एजेंसियों की बात करें, अब डिजिटल सुरक्षा की बात करें, इन तमाम चीज़ों में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी ये जो कानून है उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, तमाम चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन सर, लगातार सवाल भी इसको लेकर उठाया जा रहा है छात्रों की तरफ से कि अगर इसके बावजूद भी पेपर अगर लीक होता है और उसके बाद परीक्षा को रद्द किया जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? नहीं, देखिए उसकी जवाबदेही तो फिर सरकार की ही होगी, क्योंकि देखिए कई मामलों को समझने की आवश्यकता है कि स्ट्रक्चर में कई गड़बड़ियां हैं। जैसे एनटीए है, एनटीए को लेके देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें जो है कि अभी हम लोगों ने बड़ी एक हेडलाइन खबरें पढ़ी हर तरफ कि एनटीए के 47 अधिकारी जो है कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई, गाजगिरी उनके ऊपर। लेकिन एनटीए के भीतर जो पूर्णकालिक काम करने वाले जो वो लोग हैं वो 24 हैं, तो वो मान लीजिए कि 24 अधिकारी ही हैं, वो अधिकारी स्तर के भी होंगे। बाकी 147 जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उसमें बाहर से लाए जा रहे हैं उनको। तो अब अगर इतने बड़े स्तर पे जब कोई भर्ती हो रही है और वहां पे आप उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को आप लाते हैं उस जगह पे, तो फिर उसकी गोपनीयता भंग होने की पूरी संभावना होती है उस चीज की, कि वो जब क्वेश्चन पेपर बनेगा, छपेगा, वो यहाँ से वहां तमाम प्रकार की चीजें होंगी कि उसकी गोपनीयता कैसे बरकरार रहेगी। तो ऐसे संस्थाओं का सबसे पहले तो चूंकि सोचिए कि एनटीए 2018 में बना है और 2018 से लेके अब तक करीबन अगर सारे परीक्षाओं को जोड़ दें तो करीबन 6.25 करोड़ अभ्यर्थियों की जो है किसने परीक्षा ली है इसमें, और उसमें केवल जो है कि पूर्णकालिक लोग हैं 24। केंद्र सरकार कहती है कि 47 अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी, तो इसका मतलब है 24 के बाद जो बाकी बचे लोग हैं वो तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के ऊपर आपने कार्रवाई की, उनकी बहुत ज्यादा जवाबदेही होती नहीं है, वो किसी दूसरे प्राइवेट फर्म से आए हुए लोग होते हैं। तो आपको इस प्रकार के जो सरकार को इस प्रकार की संरचनाओं को, जो इतनी महत्वपूर्ण टेस्टिंग एजेंसी है या दूसरे जो भर्ती परीक्षाएं कराने वाली संस्थाएं, उसके स्वरूप को बदलने की जरूरत है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको संघ लोक सेवा आयोग का जो मॉडल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो मॉडल है, उस तरह का मॉडल आपके पास जाना पड़ेगा, और वो इस सरकार में है, वर्तमान में काम कर रही है वो संस्था भी। तो हमें सीख लेने के लिए कोई अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, ब्रिटेन जाने की जरूरत नहीं है, वो देश में ही है वो चीजें भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी इच्छा शक्ति कैसी है। 2024 में हम लोगों ने देखा कि संजीव मुखिया मुख्य आरोपी थे, सीबीआई ने जांच, and the pictures which have gone viral on social media of a cop, chasing a crowd with an AK-47. These are very, very concerning issues, because ultimately the right to protest is intrinsic to the constitutional freedoms that we have.
And therefore, if legitimate dissent is going to be put down with such heavy-handedness, then obviously Parliament needs to discuss it and condemn it. Congress still stick to its demand for Home Minister clarification in the House. Well, that's what I think was articulated in the राहुल लाल सर और संदीप सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप सर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सुधार की जरूरत है, उसको लेकर लगातार आप भी बता रहे हैं, राहुल लाल सर भी बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है, तय समय पर जांच की बात कर रही है, लेकिन जब इतनी सारी कमियां अभी भी हैं तो कैसे फिर समय पर छात्रों को न्याय मिल पाएगा जिसकी बात सरकार कर रही है? ये भी बड़ा सवाल है। और सर, क्या लगता है, क्या ये तमाम चीजें जिनको लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज विपक्ष इन तमाम चीजों को लेकर भी सरकार के सामने सवाल कर सकता है? देखिए, सरकार के सामने सवाल विपक्ष करेगा या तब डिसाइड होगा कि चर्चा होती है। चर्चा में बातें निकल करके आएंगी। जितनी कंस्ट्रक्टिव बातें यहाँ स्टूडियो में हो गई हम तीनों लोगों की, अगर सदन के अंदर भी लोग बैठेंगे तो जरूर इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन पहले आवश्यक है कि लोग बैठें और सदन की कार्यवाही चले। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे उठाया मेरे राहुल लाल जी ने, कि भाई कॉस्ट कटिंग सरकार भी करने के मूड में होती है। किसी को पेंशन तो देती नहीं, आज की तारीख में एनपीएस आ गया, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉय भी रखना नहीं चाहती, हर चीज को आउटसोर्स कर रही है। तो अगर एनटीए एजेंसी में ऐसी बात जैसा बता रहे हैं राहुल लाल जी अगर है, तो इस चीज पर तो गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्योंकि आखिर सदन से कोई पेपर क्यों नहीं लीक होता है? विधानसभा के अंदर से कोई पेपर लीक क्यों नहीं होता है? आखिर कौन मंत्री बनेगा अंतिम समय तक? सरकार में बैठे लोगों के बावजूद, मीडिया के लोगों के बावजूद किसी को अंतिम समय तक क्यों नहीं पता चलता है? लेकिन पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के पीछे जो सबसे बड़ी कारण इन्होंने बताई, यह निश्चित ही यही कारण है कि भाई किसी को डर ही नहीं है नौकरी जाने का। हर कोई 10-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, हद से 50 हजार पे नौकरी कर रहा है। किसी को ऐसा नहीं डर है कि मेरा एनपीएस का पैसा जो है चला जाएगा, या हमारी जो परमानेंट नौकरी है वो चली जाएगी, या हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी कल को। तो इस तरह का कोई डर ही नहीं है कि भाई हर कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी है, उसे पता है कि 90 दिन की सैलरी देकर के हमको बाहर कर दिया जाएगा या हमसे रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा। तो जो सिक्योरिटी होती है, जो गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी होती है, वह अपने आप में बहुत बड़ा जो है एक टूल होती है। न्यायपालिका के बारे में मैं आपको साफ साफ कहूं, आखिर जजों के ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के क्यों नहीं लगते? लगते भी हैं तो बहुत कम, 1-8% ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मामले में एक बात पक्की होती है कि टेन्योर उनका 100% सिक्योर है। दूसरा, हाईकोर्ट के अलावा उनके काम करने में किसी का दखल नहीं है। तो ऐसे ही अगर एम्प्लाई होंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित ही गोपनीयता बेहतर तरीके से होगी। लेकिन राहुल लाल जी की बात, हमारी बात विधानसभा सदन के अंदर अगर पहुंचती है, संसद के अंदर पहुंचती है, तब तो कोई बात आएगी, चर्चा होगी, तब तो हमारी बात वहां पर पहुंचेगी। और मैं तो कहूंगा, आपके चैनल से वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी जुड़े हुए हैं, अगर उनका सपा के लोगों से संपर्क है और बाकी कांग्रेस और उन लोगों से भी संपर्क है, तो जो बातें आज चर्चा में हो रही है वहां तक पहुंचाएं कि भाई आप केवल कानून बना करके कोई सोल्यूशन नहीं पाएंगे। कानून बना देने से आप वाहवाही लूट लेंगे कि हमने कानून बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब तक जो लूप होल्स हमने बताए कि अदालती प्रक्रिया को ठीक करना पड़ेगा, एजरमेंट जो अदालतों में होते हैं उसकी प्रक्रिया को ठीक करना पड़ेगा, तब तक कोई न्याय नहीं होगा। ये केवल आप वाहवाही लूट करके अपनी ताली बजवा लेंगे, मीडिया में फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न छात्रों के भविष्य में, न आने वाली प्रक्रिया में।